हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज़ संजय पटेल। और जैसा कि आपको पता है, नीट की डेट को लेकर काफ़ी असमंजस चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नीट 26 जुलाई को होगा नहीं होगा, फिर से पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अफेक्टेड हुई है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी। ठीक है, या फिर अगर नहीं होगा तो 26 जुलाई को पेपर होना है, तो 26 जुलाई को मान के अभी पढ़ाई करते रहिए। अगर पोस्टपोन होगा तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। अब इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई मेंटेन रखिए, तो इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमारा पेपर नंबर 36 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कहा गया इमेजिन दैट रिएक्टर कन्वर्ट्स ऑल द गिवन मास इनटू द एनर्जी। कोई रिएक्टर है जिसको जितना मास दिया जा रहा है वो टोटल उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और उसका पावर जो है वो 10 की पावर 9 वाट के बराबर है। कह रहा था मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम पर आवर। ठीक है, पर आवर मास कितना कंज्यूम होगा उस रिएक्टर में। तो पावर कितना दिया गया आपको, 10 की पावर 9 वाट दिया गया है। ठीक है, अब पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या चेंज इन टाइम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई इजकल टू होता है एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आपको चाहिए मास पर यूनिट आवर, तो पहले मास पर सेकंड निकालो, आवर हम बाद में 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम इजकल टू हो जाएगा पी डेल्टा टी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, पी की वैल्यू दी गई आपको 10 की पावर 9। ठीक है, डेल्टा टी 1 सेकेंड अभी रख लो आप फिलहाल तो। ठीक है, बाद में हम पर आवर चाहिए तो हमको 3600 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये पर आवर आ जाएगा अपॉन सी स्क्वायर। सी का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा। माइनस 16 में जब ये 9 माइनस करोगे तो 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, तो 36, तो यहाँ से 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 400 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -7। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, ये 17 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे ये 400 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400। ठीक है, 400 इंटू 10 की पावर -7। अब ये आ गया आपका केजी में, लेकिन आपको चाहिए ग्राम में। आंसर जो दिया आपको ग्राम में दिया गया, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, तो 10 की पावर 3 है, एक पावर ये बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया गया कोई फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन आपको फाइन आर्ट दिया गया है। ठीक है, इसको इलिमिनेट किया जा रहा है वेवलेंथ लैम्डा से। ठीक है, कोई लाइट डाली जा रही है इस पे। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, उसकी वेवलेंथ कितना है, लैम्डा डी के बराबर है। कह रहा है ए चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बाई डेल्टा लैम्डा। अगर डेल्टा लैम्डा चेंज कर दिया है वेवलेंथ में, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का अगर चेंज किया जाए तो डेल्टा लैम्डा डी इन द लैम्डा डी, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ था। ठीक है, जिसको बताया गया था लैम्डा डी, तो चेंज इन लैम्डा कितना होगा। ठीक है, चेंज इन लैम्डा डी आपसे पूछा गया, तो उसका रेशियो दोनों को बताना है, डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा का। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए, अब कोई जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फार्मूला के इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस फाइव नॉट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्टिकल नेचर का होगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके पास मास होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखोगे। फोटान डालो तो फोटान की एनर्जी क्या होती है, एस सी अपॉन लैम्डा होती है माइनस ऑफ 5 नॉट। ठीक है, ये 5 नॉट रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ होता है, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, एच अपॉन पी लिख सकते हो। ठीक है, या अब इसको एच अपॉन लैम्डा लिख सकते हो पी की जगह पे। यहाँ पे पी है तो पी की जगह एच अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एच अपॉन लैम्डा डी, एच अपॉन लैम्डा डी, क्योंकि ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, वही जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। लैम्डा डी अपॉन 2m इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5 नॉट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा डी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर, नीचे हो जाएगा लैम्डा डी का स्क्वायर 2m इजकल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5 नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब इसको करोगे डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए एच और 2m, एच स्क्वायर और 2m तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लो, एच और 2m बाहर लिख लो। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर जाएगा तो लैम्डा डी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा डी की पावर -3। ठीक है, पावर में एक माइनस होता है, इंटू डी लैम्डा डी। ठीक है, डी लैम्डा डी। अब ये किसके बराबर हो गया, अब यहाँ पे एस सी कॉमन है। ठीक है, एस सी कॉन्स्टेंट है, कॉमन नहीं। अब फिर लैम्डा का इसका निकालना, डिफरेंशिएशन करना, तो लैम्डा को ऊपर ले जाओगे, लैम्डा की पावर -1 हो जाएगा, तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो जाएगा
लेमडा की पावर -1 था, एक पावर और माइनस हो जाएगा तो लेमडा की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और डी लेमडा भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब ये फाइव नॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, h² / 2 लेमडा, यहाँ पे -2 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा लेमडा डी का क्यूब, ऊपर है डी लेमडा डी, इधर क्या बचेगा HC, माइनस आगे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऊपर बचा रहेगा डी लेमडा और नीचे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ आगे लिख दिया मैंने, माइनस माइनस काट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको रेशियो बताना डी लेमडा डी अपान लेमडा, तो डी लेमडा डी आपका ये है और डी लेमडा ये है, तो इसको इधर नीचे ले आओ, तो डी लेमडा डी अपान लेमडा डी इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेमडा डी का क्यूब है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो लेमडा डी का क्यूब ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या था, लेमडा स्क्वायर था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो, बाकी चीजें होंगी कांस्टेंट, इसको भी ले जाओगे उधर, लेकिन h²/2m, यहाँ भी HC है, लेकिन ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछेगी तो प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली यही होगी, ठीक है, लेमडा डी का क्यूब अपान लेमडा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिकॉज, कह रहा है कि मेटल का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कोलिजन होता है, ठीक है, द कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस कंसिस्ट ऑफ द आयन ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, ठीक है। जो कोलिजन होता है वो बढ़ जाता है उन आयन का, ठीक है, जो कंडक्टिंग आयन्स होते हैं, जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका उनके लैटिस के साथ जो कोलिजन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। या बोलो कि जो एम्पलीट्यूड होता है उसका कोलिजन का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, हायर एम्पलीट्यूड से कोलिजन होने लगता है। या फिर एक टर्म इसको और समझ सकते हो, जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, जैसा रेजिस्टेंस देखो तो क्या होता है R रो L अपान A होता है, तो रो जो रेजिस्टिविटी होती है तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन होता है 1 + अल्फा डेल्टा T, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो तीनों चीजों से आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, द कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस, ठीक है, उस लैटिस का जिसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द आयंस ऑफ द मेटल इंक्रीज, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका मास M दिया गया, रेडियस R है, ठीक है, कोई स्फेरिकल कैविटी है इसमें, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, याद रखना स्फेरिकल स्फीयर है, ठीक है, बॉल नहीं है, पर सॉलिड है ये। तो यहाँ पे कोई स्फेरिकल कैविटी R/2 रेडियस की यहाँ से निकाल ली गई, ठीक है। कैविटी बनेगी कब, जब यहाँ पे ये हॉलो बॉल यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, हॉलो क्यों, सॉलिड ही निकालेंगे, तो यहाँ पे कैविटी बन जाएगी और इसकी रेडियस क्या है कि R/2 है, जो ये कैविटी है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, इसका जो कैविटी है उसका जो डिस्टेंस है इस मेन वाले सेंटर से R/2 है, तो इसका रेडियस ही तो हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हो जाएगा R/2। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई स्मॉल मास M प्लेस किया गया इनसाइड द कैविटी, डिस्टेंस R/4 पे, ठीक है, R/4, तो यहाँ से चलोगे R/4 तो मिड पॉइंट पे होगा, ये पूरा R/2 तो R/4 पे यहाँ पे रखा गया है। तो पूछा है ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द स्फीयर एंड पॉइंट मास M, आपसे पूछा गया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा उस मास पे। जो कैविटी होती है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो इक्वल होती है, ठीक है, हर पॉइंट पे इक्वल होती है। और वो कितनी होती है, देखिए अब इनसाइड द कैविटी अगर बात की जाए तो ये होता है Gm अपान R³ इंटू R, ठीक है। अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इनसाइड ये कितनी दूरी पे, हम इसके सेंटर पे देख लें कितना है, जो आपका Gp है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये हो जाएगा Gm अपान R³ और इसका सेंटर कितनी दूरी पे है, R/2 है, ठीक है। तो R से R एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Gm अपान 2R स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स देखिए अब इसको आप इलेक्ट्रोस्टैट से लगे, मैं तो जब भी पढ़ता था ये आपका ग्रेविटेशनल फार्मूला जब भी लगाना हो तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करता, तो वहां पे फोर्स लगाना हो तो हम क्या करते हैं, F = QE, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है वहां ग्रेविटेशनल फील्ड में मास लिया जाता है, तो इसकी जगह मास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का लिया जाएगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता था। तो बस F निकालना है आपको, तो Q की जगह मास रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया, तो Gm अपान 2R स्क्वायर इंटू मास का रखेंगे स्मॉल m, तो यही हो जाएगा फोर्स इसके बीच में, ठीक है। फोर्स कितना आएगा, Gmm अपान 2R स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ln E, ठीक है, log E एंड log T, ठीक है, बेस इसका E लिया गया, ठीक है, ln का बेस E होता है तो इसको log के ln लिखा जाता है। वेयर E इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर T, ठीक है, T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए जो स्टीफन कांस्टेंट होता है सिग्मा होता है, तो E = क्या होता है, ε0 सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। अब इतना आपको बता, अगर आपको लॉग लेना है यहाँ पे तो क्या करोगे, ln E = क्या करोगे, ln ε0 सिग्मा प्लस, देखिए जो पावर होता है वो आगे आ जाता है तो 4 ln T के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ग्राफ चाहिए
आपको हाँ एल एन ई के बीच चाहिए और एल एन टी के बीच चाहिए, ठीक है। अब ये ग्राफ हमको यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इसको y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, ठीक है। y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेप्ट ये, ठीक है, इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है, ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि जो परफेक्टली इमिशन होता है, ठीक है, जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तब इसका वैल्यू 1 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो परफेक्ट तो आप मान नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। और जब लेस देन 1 होगी तो लॉग की टोटल वैल्यू आ जाती है माइनस में, ठीक है। लेस देन 1 मतलब 10 की पावर माइनस में कुछ आएगा, और जब माइनस में आ गया तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा निगेटिव। तो जो आपका इंटरसेप्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, बाकी स्लोप तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे 4 ये क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो आपका ये ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, ठीक है। एल एन ई और एल एन टी के बीच का ग्राफ यही आएगा, और आपका जो ये आपका इंटरसेप्ट आएगा एल एन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कहा गया दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg ट्रेवलिंग एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ नहीं, इसका क्या करना है, आपको वेवलेंथ बताना है, तो h/p करना है, p की जगह आप लिख दोगे mb, ठीक है। h की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 34, नीचे हो जाएगा मास दिया इसका 0.4 kg दिया है, ठीक है, इंटू वेलोसिटी किलोमीटर में दिया, तो मीटर पर सेकंड के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 दिया था 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 40, तो लैम्डा जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 35 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। ये कहा गया कि कोई वायर है ए बी जिसका लेंथ एल है, कैपिटल एल दिया गया, रेजिस्टेंस इसका 12 आर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 12 आर के बराबर है, लेंथ कैपिटल एल के बराबर है। इसको ज्वाइंट किया गया है ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस सेल से इसको, ये प्राइमरी सर्किट है आपकी, ठीक है। हम बाद में कह रहा है कि ए सेल सी हैविंग ईएमएफ ई बाई 2, ये सेल सी है, इसके पास ईएमएफ कितना है, ई बाई 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3R के बराबर है कहा गया है। देन द लेंथ ए जे एट विच द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। सीधा सीधा समझो, ये लेंथ आपको बतानी है जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, ई बाई 2 के, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है जो 3R दिया गया है, ठीक है। तो मेनली आपको कितना ड्रॉप लाना है, ई बाई 2 के बराबर। तो पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, तो उसके लिए हमको करंट चाहिए, तो करंट इक्वल टू क्या करेंगे, वी बाई आर। वी कितना है, इसका ई दिया गया है, आर 12 आर भी इस वायर का है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कन्वर्ट ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 13R, तो ये हो गया आपका करंट। तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना निकाला आपने, E 13R इंटू आर, किसका आर, ये जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12R के बराबर, तो ये हो गया टोटल V। अब V बाई एल करोगे तो V बाई एल यहाँ पे करो, तो एल से यहाँ भी डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12E/13 इंटू एल, ठीक है। अब कौन सी लेंथ चाहिए हमको, ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो किसके बराबर आ जाएगा, ई बाई 2 के बराबर आए, तो इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग, ई बाई 13 इंटू 12 बाई एल इज इक्वल टू इंटू एल डैश करना है, ठीक है। अब ये मान लो कि एल डैश है, ये है एल डैश। अब इतना ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। देखो ये कितना होगा, ये पर यूनिट ड्रॉप है। अब इसको अगर इस लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो ई बाई 2 के बराबर आना चाहिए, तभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ई बाई 2 के बराबर। तो ई से ई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 जाएगा ऊपर, तो 13 जाएगा ऊपर, 12 आएगा नीचे, तो आ जाएगा 24, और ये एल चला जाएगा ऊपर, तो 13L/24 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑक्सीजन एज कांस्टेंट प्रेशर Cp दिया गया, ठीक है। Cp दिया गया है, N दिया गया है 5 मोल, डेल्टा T मतलब 10 डिग्री से 20 पे जाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा T कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाई 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जाएगा तो कितनी हीट इसको मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डेल्टा Q इजकल टू क्या होगा, डेल्टा Q इजकल टू होता है NCV डेल्टा T के बराबर, ठीक है। तो N तो दिया है लेकिन CV नहीं, आपको CP दिया, तो आपको पता है CP माइनस CV इजकल टू होता है R, तो CP की जगह क्या लिख सकते हो, CB प्लस R लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखो CB प्लस R इंटू डेल्टा T। N की वैल्यू दी है 5 मोल, CV ठीक है। यहाँ पे क्या रखना है, सीपी की जगह, सीवी की जगह रखना था ना, सीपी माइनस आर रखेंगे, सॉरी। यहाँ पे हमको क्योंकि दिया हमको क्या है, सीपी और रखना है सीवी, ठीक है। तो सीवी की जगह क्या रखोगे, सीपी माइनस आर रखोगे, क्योंकि सीपी माइनस आर, सीपी की वैल्यू दिया 7.3 माइनस आर, आर की वैल्यू होती है 8.3
ठीक है 1। अब ये होता है आपका जूल में, लेकिन आपको चाहिए कैलोरी में, क्योंकि इसकी वैल्यू दी है कैलोरी में। तो कैलोरी में जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। और डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 10 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इसमें, क्योंकि वैल्यूज बहुत दूर दूर दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, क्लोज ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ये लगभग कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा लगभग, तो ये जाएगा लगभग 2 टाइम्स। तो 7 माइनस 2 तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो 50 25, ठीक 50 25 और दहाइयाँ कितना हो जाएगा 250, तो 250 के आसपास आना चाहिए। 253 आपको ऑप्शन में दिया गया, तो सीधे इसको टिक करो, ठीक है। क्यों करोगे एक्यूरेट कैलकुलेट। एक्यूरेट कैलकुलेशन तब किया जाता है जब एकदम ऑप्शन क्लोज दिए हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज मास स्मॉल एम। मास कितना दिया गया, स्मॉल एम दिया गया। डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया गया है। मॉलिकुलर मास आपको दिया गया है कैपिटल एम के बराबर। एवोगाड्रोस कांस्टेंट दिया गया है Na। इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, एक्टिविटी क्या होती है आपकी, लैम्डा इंटू एन होता है, ठीक। एन यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, ठीक है। अब इससे भी पता चल जाता है हमको। तो अब इसे देखो एन हमको नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करें, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ये हो जाएगा एन इंटू एन ए। अब ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस इसको रख दो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा तो ऐसे रहेगा, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, लैम्डा एम एन ए अपॉन एम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन बिकम 4 टाइम्स देन द टाइम पीरियड। भैया यार अच्छा क्या है, ये तो घटिया सवाल है। आर क्यूब के बराबर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे सीधे लिखो T2 अपॉन T1 इसकल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। R2 क्या कहा, 4 टाइम्स कर दिया गया। R1 मान लो R था, ये हो जाएगा 3/2, R से कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 इजकल टू T1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हो 4 को, तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 8। तो T2 जो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ T1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 गुना बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कहा गया ऑक्सीजन को बॉयल किया गया है -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको टेम्परेचर बताना। तो भैया ये C/5 F -32/9 इसमें रखो, वैल्यू आ जाएगी 183/5 इजकल टू F -32/9, ठीक है। यहाँ से आप लोग F कैलकुलेट करना, आ जाएगी -297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, ठीक है। 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, 5 को यहाँ कराओगे, फिर जितना आएगा, ठीक है, बस उसको यहाँ माइनस कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अरेंजमेंट दिया गया है, कोई सेल है जो 2 वोल्ट की है, इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना आता है, 40 सेंटीमीटर आता है। कह रहा है इफ द सेल रिप्लेस बाय अनदर सेल, ठीक है, कोई दूसरी सेल लगा गई तो बैलेंसिंग लेंथ जो आती है 60 मीटर आती है। तो ईएमएफ आपको बताना दूसरे वाले सेल की। तो जो भी ईएमएफ आएगा वो किसके बराबर, के इंटू एल के बराबर। के आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये हो जाएगा उस सेल का ईएमएफ। तो पहले क्या कहा, 2 वोल्ट है, के दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि सेम पोटेंशियोमीटर है, तो के इंटू L1 हो जाएगा 40। अब E2 हमको नहीं पता, तो E2 इजकल टू के इंटू 60 करोगे, बस आंसर आ जाएगा। के से के कैंसिल, 0 0 2 3, 2 से 2 कैंसिल, E2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो E2 इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे कहा गया कि ए पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। रोटेटिंग डिस्क के पेरीफेरी पे कोई पॉइंट है, हैज इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। वेलोसिटी ये टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इससे कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, विद द वेलोसिटी वेक्टर। देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर इसका कंपोनेंट किया है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, ये साइन होगा, सॉरी ये साइन होगा, और ये थीटा वाला कॉस कंपोनेंट होता है। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। AT/AC। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाँ टेंजेंशियल रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, AC/AT आपको निकालना है। तो AC/AT करोगे तो क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू ए साइन थीटा अपॉन AT की वैल्यू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का हो जाएगा tan, और ए हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा। थीटा आपको कितना दिया, 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो AC/AT की वैल्यू आएगी tan 30 के बराबर। क्वेश्चन नंबर
14 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया भी आपके एग्जाम में। करेक्ट, कोई ट्यूनिंग फार्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है। इसको हेल्ड किया गया नियरली ओपन एंड ऑफ द ट्यूब व्हिच इज क्लोज्ड एट द अदर एंड एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एडजस्ट अंटिल रेजोनेंस अकर, ठीक है। इफ द टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू प्रोड्यूस रेजोनेंस आर L1 एंड L2 देन द स्पीड ऑफ द साउंड, आपको स्पीड ऑफ साउंड बताना है, ठीक है। दो शॉर्टेस्ट लेंथ दी गई हैं L1 और L2 जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये हम आपको बताते हैं, ये है आपका क्लोज ट्यूनिंग क्लोज आर्गन पाइप है कोई, यहाँ पे कोई ट्यूनिंग फार रखा गया है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी n है। तो दो लेंथ इसकी बतानी है, ठीक है। इसकी लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, तो दो लेंथ बतानी है जहां पे रेजोनेंस मिलेगा और मिनिमम लेंथ बतानी है, ठीक है। तो जिसको अब इसको हम मानेंगे फंडामेंटल इसका क्या होता है, क्लोज का होता है V/4L के बराबर, तो V/4L1 हो जाएगा फंडामेंटल फर्स्ट, ठीक है। और N2 मान लेंगे हम अरे बोल 4 है, लिख 2 रहे हैं, ठीक है। 4L1 और यहाँ पे 4L2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये सेकंड वाली हार्मोनिक हो जाएगी, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक होगी, क्योंकि जो क्लोज हार्मोनिक पाइप होता है वो क्या देता है, फर्स्ट हार्मोनिक देता है, फिर थर्ड हार्मोनिक देता है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक देता है। तो जो फंडामेंटल वाली होती है वो फर्स्ट हार्मोनिक होती है, फिर जो फर्स्ट ओवरटोन वाली होगी वो थर्ड हार्मोनिक होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर V देखो आप, ठीक है, ये किसके बराबर है, n के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि इसके जो आपका ट्यूनिंग फार्क है उसके बराबर होगा तभी तो रेजोनेंस होगा, तो ये 3V/4L2 n के बराबर होगा, यहाँ पे V/4L1 भी n के बराबर होगा। तो यहाँ से V निकालो तो V क्या आ जाएगा, 4nL1, ठीक है। यहाँ से V निकालो तो क्या आ जाएगा, 4nL1, और यहाँ से V निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4nL2। यहाँ पे जो आएगा ये सेकंड वाले से, तो ये आ जाएगा 3V, ठीक है। 3V/4n, यहाँ से देखो 3V क्या आएगा, 4nL2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर माइनस करोगे, इक्वेशन सेकंड है ये, प्लस फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, 3V - V करोगे तो आ जाएगा 2V, ठीक है। 2V आ जाएगा, और यहाँ पे 4n कॉमन लोगे तो क्या, L2 - L1 आ जाएगा, तो L2 - L1 ही हो जाएगा। तो V की वैल्यू आपको चाहिए, तो V आपको यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 2nL2 - L1 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी। अब ये इजी तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है ये। इसमें कहा गया 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो द प्रोसेस A to B as shown in the गिवन PV डायग्राम, द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये तो एक स्टेप में नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर हम A पॉइंट का कहें तो क्या आप PV = nRT से अगर आप टेम्परेचर निकालोगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, PV/R। तो P कितना है यहाँ पे, 2P के बराबर है, V कितना, V0 के बराबर है अपान R। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ पॉइंट A, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ V पॉइंट का अगर TV निकालने जाओ तो यहाँ पे क्या करोगे, PV तो 4P0, V0 कितना हो जाएगा, 4V0 अपान R, ठीक है। तो ये 16P0 V0 अपान R हो जाएगा, ये 2V0 V0 अपान R, ये T अपन V हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, dQ = क्या होता है, du प्लस W के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमको इंटरनल एनर्जी चाहिए, और ये तभी तो निकलेगा टोटल हीट, ठीक है। टोटल हीट ये dQ तभी निकल के आएगा। तो ये du, अब ये क्या होता है, F/2 R डेल्टा T, F/2। अब F की वैल्यू मोनोएटॉमिक तो 3 रखोगे, F/2 R डेल्टा T R। अब देखिए आपको पता चला होगा हमने टेम्परेचर क्यों निकाला था। डेल्टा T यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16P0 V0 अपान R, ये हो जाएगा 2P0 V0 अपान R। तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 14P0 V0 अपान R। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये हो जाएगा आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस W। अब W PV जो ग्राफ होता है उसका वर्क डन कितना होता है, जो PV का होता है, जो वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया होता है, ठीक है, वही हो जाता है वर्क डन। तो ये एरिया हमको चाहिए, तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया हमको निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2P0 इंटू यहाँ से 4V0 माइनस V0 करोगे तो 3V0, ये हो जाएगा इसका एरिया, और प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का तो 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस फिर से 3V0 के बराबर आएगा, और हाइट कितना है इसका 4P0 माइनस 2P0, तो यहाँ पे 2P0 के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3PV0 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो 6 और 3 टोटल हो जाएगा 9P0 V0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 R इंटू 14P0 V0 अपान R प्लस 9P0 V0। तो ये समझ में आया, 2 3 6 और यहाँ 3, ठीक है। तो 6 3 9, R से R कैंसिल आउट होगा, 2 से 14 को काटोगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 3 21P0 V0, और यहाँ 1, ये हो जाएगा 30P0 V0 के बराबर। अब ये तो आ गया आपका डेल्टा Q, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या, स्पेसिफिक हीट चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे, NCV डेल्टा T =
यहाँ पे क्या करोगे, टोटल हीट जो ये डेल्टा क्यू है, देखो क्या करोगे, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखना है आपको, तो क्या करोगे, एन सी वी डेल्टा टी करोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एन सी डेल्टा टी करना है, ठीक है, एन सी डेल्टा टी करना है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपने निकाला 30 पी नॉट वी नॉट, एन की वैल्यू आपको दी थी 1 मोल, ठीक है। सी आपको निकालना है डेल्टा टी, फिर से वही जो हमने निकाला था यहाँ पे, ये 16 पी नॉट वी नॉट अपान आर, ये 2 पी नॉट वी नॉट अपान, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 14 पी नॉट वी नॉट अपान आर, ठीक है। पी नॉट वी नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आर इस तरफ जाएगा और ये 14 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 30/14 आ जाएगा, ठीक है, सी की वैल्यू, ठीक है। आर भी आएगा यहाँ पे, ये आर ऊपर चला आएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 15r/7, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, और कॉम्प्लिकेटेड क्या, लेंदी बोल सकते हो इसको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेंदी था थोड़ा सा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई हॉस्पिटल, उसमें अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज किया गया है, ठीक है। तो उसकी जो साउंड की स्पीड है उसमें कितना है, 1.7 किलोमीटर पर सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी दिया गया आपको 4.2 मेगा हर्ट्स, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ आपको पता है वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको चाहिए लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इजकल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दिया है 1.7 किलोमीटर दिया था, तो हमको लिख लेंगे 1700 मीटर पर सेकंड अपान फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपान फ्रीक्वेंसी कितना, 4.6 मेगा हर्ट्ज दिया था, तो हमने हर्ट्ज में चेंज किया 10⁶ है, तो 4.2 इंटू 10⁶ आ जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें 4.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई बॉय जो पुश कर रहा है किसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसको पुश कर रहा है कोई लड़का, ठीक है, रेस्ट से इसको पुश कर रहा है। व्हाइल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कंसीडर द 3 फेजेज ऑफ द मोशन, 3 फेज यहाँ पे मोशन के दिए गए हैं, आपको देखना है तीनों। पहले कहा गया कि फर्स्ट है इनिशियली ए कांस्टेंट हार्ड पुश ऑन दी बॉक्स टू गेट मूविंग। पहले तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, तो पहले ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, तो थोड़ा सा कम फोर्स लगाओगे तब भी वो मूव करता रहेगा। तो ये कहा गया पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में कहा गया माइल्ड पुश टू कीप द बॉक्स मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको देगा वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट दी गई है। अब देखो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, टू पुल बैक द बॉक्स टू ब्रिंग इट स्टॉप, ब्लॉक को रोकने के लिए बाद में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। अब कौन सा ग्राफ इसमें सही है पूछा गया, तो पहला ग्राफ दिया गया यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, बाद में वेलोसिटी 0 कह दी गई, फिर से तीसरे फेज में वेलोसिटी निगेटिव। देखिए पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ये सही है, लेकिन बिटवीन द मिड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 थोड़ा ना हो गई। लेकिन सेकंड फेज में यहाँ पे वेलोसिटी को 0 कर दिया गया, और फिर थर्ड फेज में वेलोसिटी को नेगेटिव कर दिया गया। जबकि एक ही डायरेक्शन मूव करो तो वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको पहले रिटार्डेशन लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव थोड़ा हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। बी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए पहले एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है टाइम के साथ, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, फोर्स को कांस्टेंट किया गया था, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट थी बीच में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वहां पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा रहेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन कहा गया था कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ बीच वाले पॉइंट पे, जो बीच वाला पॉइंट दिखाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आएंगे हम सी ऑप्शन पर। तो सी ऑप्शन में आपको दिया गया फोर्स और टी का। तो फोर्स देखिए पहले थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया, पहले थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया। क्यों ज्यादा दिखाया, क्योंकि जब पहले इसको मूव कराएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। उसके बाद कहा गया थोड़ी देर बाद दूसरे पॉइंट में कहा गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है दूसरे फेज में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स लगता रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको मूव कराने के लिए फोर्स थोड़ा सा, पहले जब इसको खिसकाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, उसके बाद जब मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगी तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद इसको रिटार्डेशन कराना तो फोर्स क्या करना पड़ेगा, निगेटिव भी करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन तो एक ही रहेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 0 भी दिखाया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्टली एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे कोई रिवर है, ठीक है, उसका जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है। कोई स्विमर है जिसका स्पीड दिया गया 4 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द स्विमर आपको बताना है विद रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के पानी के फ्लो के रेस्पेक्ट में आपको एंगल बताना है कि उसको नदी सीधे सीधे क्रॉस करना है। तो देखिए ये वाटर फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है। तो अगर इस तरफ इसको स्विमर को बोला जाए कि आप इस तरह तैरिए, तभी तो ये थोड़ा थोड़ा बहते बहते यहाँ तक पहुंचेगा, तभी सीधाई में लगेगा। नहीं तो अगर इधर चलेगा या सीधे जाएगा तो धारा के विपरीत बहते हुए थोड़ा सा यहाँ कहीं जाके रुकेगा,
ठीक है। तो इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, तो एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे हाइपरटेनियस दिया, परपेंडिकुलर दिया, तो साइन थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो परपेंडिकुलर 2 दिया, हाइपरटेनियस 4 दिया, तो 2 जा 4, तो 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। आप चौंक जाओगे 30 डिग्री तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखिए भैया 30 डिग्री तो ये एंगल आया, ये यहाँ से, ठीक है, ये आया 30, लेकिन पूरा आपको ये है, आपका जो धारा की दिशा है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा एंगल आपको बताना, तो ये 30 आ जाएगा, तो 90 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल आ जाएगा 120 के बराबर, ठीक है। तो कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, इसको 120 डिग्री पे तैरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई कॉयल है, ठीक है, इसका शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और साइड इसका एल दिया गया, सस्पेंड है ये दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है। सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज वी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ उसमें कितना है, वी है। कह रहा है इफ ड्यू टू द करंट आई इन द ट्रायंगल ए टॉर्क टॉ एक्ट ऑन इट द साइड एल ऑफ द ट्रायंगल, साइड एल बताना है आपको। कह रहा है कि अगर इसमें करंट फ्लो करा दिया जाए आई, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो टॉ के बराबर लगता है, तो आपको साइड लेंथ बताना था। टॉ इजकल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, तो टॉ इजकल टू एम, एम की जगह आप लिख सकते हो आई इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह क्या लिख सकते हो, आई इंटू ए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए कितना होगा, तो ए इसका होता है √3 L²/4। इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है √3/4 इंटू L², ठीक है, ये होता है इसका एरिया, ठीक है। इसको निकाल लेना, ये क्या होता है एरिया किसी ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका L है, अब हाइट यहाँ पे निकालना है, तो हाइट आपको नहीं पता तो ये रखोगे साइन की वैल्यू, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H/L हो जाएगा, तो वहां से रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे, तो टॉ इक्वल टू आई, ए की जगह हमने रख दिया √3 L²/4 इंटू वी किया, ठीक है। हमको चाहिए एल, तो L² को इस तरफ लाएंगे, बाकी सारी चीजें एक तरफ रखेंगे, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा √ ये पूरा आ जाएगा रूट के अंदर, तो 4 का √2 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारा हो जाएगा रूट के अंदर, तो रूट लिखो या 1/2 लिखो पावर में, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा L इक्वल टू 2, फिर √टॉ/√3 आई इंटू वी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, इसको एक कंटेनर में रखा गया है क्लोज वेसल में, ठीक है। द वेसल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप। अगर वेसल को अचानक रोक दिया जाए तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, तो ½ mv², ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ms∆T के बराबर, राइज इन टेम्परेचर ये होता है ms∆T। लेकिन अब यहाँ पे मोलर आपको देखना है, ठीक है, ये क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। तो अब अगर आपको ग्राम वाला देखा जाए, ठीक है, तो S जो ग्राम में होता है तो वो क्या हो जाएगा C मोलर अपॉन मॉलिक्यूलर मास करोगे, ठीक है। क्योंकि मोलर निकालेंगे क्या करते हैं, ग्राम वाले को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कराएं, तो ग्राम निकालने हम क्या करेंगे, मोलर वाले को मोलर मास से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे ½ mv², और इसकी जगह रख दोगे m, हाँ पूरे इसकी जगह क्या रखोगे यहाँ पे C मोलर अपॉन m, तो यहाँ पे रखोगे C/m इंटू ΔT, ठीक है। आपको चाहिए ΔT, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, m और m दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जो m बचेगा ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जाएगा m ऊपर, तो ये हो जाएगा ½mv²/C, ठीक है, ये हो जाएगा ΔT के बराबर। अब देखिए, अब इसको जो C है आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है क्योंकि वेसल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो CV है, तो CV की वैल्यू क्या होती है R/γ-1, तो यहाँ पे लिख सकते हो R/γ-1, तो ये हो जाएगा mv², और यहाँ पे C की वैल्यू लिखोगे R/γ-1, तो R नीचे रह जाएगा, γ-1 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका आंसर पहला सही हो जाएगा mv²γ-1/2R। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे एवरेज पावर दिया गया LCR सर्किट में, पूछा गया किस पे डिपेंड करता है, तो एवरेज पावर IRMS, VRMS और cos फाई, ठीक है। तो करंट पे और EMF पे और फेज डिफरेंस तीनों चीज़ पे ये डिपेंड करता है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कोई बार मैग्नेट है और यहाँ पे कोई कॉपर की रिंग है, तो कॉपर की रिंग के ऊपर डायरेक्टली ऊपर एक बार मैग्नेट लाया जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा, g से कम होगा, g से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर लेंज लॉ देखा जाए तो लेंज लॉ में क्या होता है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो हो रहा है उसको होने नहीं देंगे, मतलब मोमेंट का अपोजिशन करना है, ठीक है, अपोज करना है हमको। तो यहाँ पे अगर इसका साउथ पोल आ रहा है तो ये भी साउथ पोल बनाएगा, उसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो मतलब कुछ फोर्स ऊपर लगाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है तो जो उसका नीचे गिरने का एक्सेलरेशन है वो g से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है, तो लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होता तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल जनरेट होता, फिर से वो रिपल ही करता। तो ये आपको याद रखना, अगर रिंग के ऊपर किसी बार मैग्नेट को ड्रॉप किया गया तो वहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगी उस सर्किट में, ठीक है, उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी,
अब वो सेम पोल बनाएगी, उसको रिपेल करेगी, ठीक है। तो जी से नहीं, जी से थोड़ा सा कम गिरेगा क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा फोर्स लगेगा इसमें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दो ब्लॉक दिए गए ए एंड बी। ए का मास m है, दूसरे का मास 2m के बराबर दिया गया। कह रहा है इनको कनेक्ट किया गया एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है। ठीक, कह रहा है द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अमाउंट x। ठीक है, x से इसको अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग कम टू इट्स नेचुरल लेंथ। आपको रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों एक तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेलोसिटी तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 के बराबर। अब क्या करेंगे, पहले आप कंजर्वेशन लीनियर कंजर्वेशन लगाइए, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे तो mv1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv2 के बराबर। तो यहाँ से जो v1 आएगा वो क्या आ जाएगा 2v2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे तो v1 जो आएगा 2v2 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करोगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करो, ठीक है। तो कंजर्वेशन अब स्प्रिंग में कितना एनर्जी कंजर्व होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये किसके बराबर है, जब छोड़ोगे तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी, हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरे के पास हाफ 2m और v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कैंसिल है उसको कैंसिल करो तो हाफ 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m, ठीक है। m यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे k बाई m कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर बाई एम इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास बचा है। अब यहाँ से क्या करो, आप mb स्क्वायर निकालो, ठीक है। अगर कॉमन लेना है आपको, अच्छा रखना चाहो तो v1 की वैल्यू यहाँ पे 2v2 रख लो। तो v1 की वैल्यू 2v2 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर तो ये v2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4v2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है। 2v2 का स्क्वायर पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6v2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6v2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर बाई एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और v2 स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 6m के बराबर। या अगर स्क्वायर हटाओ तो इसको पूरा आपको इनसाइड लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर को आप बाहर x लिख सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी, देखिए v इक्वल टू v1 प्लस v2 आया था, ठीक है। लेकिन v1 की वैल्यू कितना हमने निकाला था, अभी बीच में कहीं 2v2 निकाला था, हाँ। तो ये हो जाएगा 3v2 के बराबर, 3v2 के बराबर। तो v2 आपने निकाल लिया, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना रहेगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 3v2 के बराबर आएगी। तो v2 आपने ये निकाला, 3 से इसको मल्टीप्लाई कराओ तो 3 जब इन साइड लगेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के बाई 6m इंटू एक्स, ठीक है। एक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं, ध्यान रखना। तो इसको 3 से अगर काटोगे तो ऊपर 3 टाइम जाएगा और ये नीचे 2 टाइम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3k बाई 2m इंटू एक्स के बराबर। तो ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है भैया। इसका सोल्यूशन तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, पूरा पेज भरेगा इसमें। तो अगर वर्क डन का फार्मूला आपको बताना है, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, जब वेरिएबल फोर्स होता है एफ डी एक्स होता है, ठीक है, या डी आर मान लो, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। अब ये होता है मेन फार्मूला। तो आपको अब यहाँ पे फोर्स आपको दिया गया एफ इक्वल टू वाई आई प्लस माइनस एक्स जे दिया गया, ठीक है, माइनस दिया गया है। अब देखिए फोर्स किसका दिया गया आपका, एफ इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे के बराबर दिया गया। अब ये पार्टिकल को यहाँ पे, तो कह रहा है इस पार्टिकल को यहाँ से आपको ले जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी तक आपको ले जाना है। तो वर्क डन आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व किया तो जो अब ये क्या है, ये क्वार्टर सर्किल है, ठीक है, क्वार्टर सर्किल। तो अगर इसका इक्वेशन बताया जाए, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम डिफरेंशिएट कर लें यहाँ पे तो क्या करेंगे, 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये इतना आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। अब ये क्यों किया हमने अभी बता रहे हैं इसको, इसके यूज क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा w इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू आपको दी गई है वाई आई माइनस
एक्स जे, ठीक है, इंटू डी आर, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे डी आर, तो डी आर को क्या लिख सकते हो, डी एक्स आई लिख सकते हो, ठीक है, एक कंपोनेंट आई वाला लिख सकते हो डी एक्स आई, और प्लस ऑफ डी वाई जे कंपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये बात की बात है कि हमको लिमिट कहाँ से, लिमिट तो हमको रखना पड़ेगा 0 से ए तक लेकर, ठीक है, क्योंकि 0 से ए ही दिया है यहाँ पे, 0 से ए इधर है, 0 से ए, तो वो तो बात की बात है, बाद में लिमिट रखेंगे। अभी डब्ल्यू, अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालो तो ये आई का आई के साथ तो क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे y के साथ dx आ गया और x के साथ dy आ गया, अब ये तो नाइंसाफी है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे dx को लिखना पड़ेगा dy के फॉर्म में, ठीक है। तो dx इजकल टू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 dy अपान माइनस ऑफ, ये माइनस क्यों हो गया, ये तो माइनस हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, dx की वैल्यू हमने निकाली, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। ये किसकी जगह लिखेंगे, हम dx की जगह लिखेंगे, dx हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने पहले ही कह दिया ये डबल है, लिमिट इसकी लगा तो 0 से a तक जाना है हमको। अब ये देखिए y हो गया और dx की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ y डी वाई बाई एक्स, ठीक है। अब ये इतना हमको लिखना था, अब माइनस ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे क्या था, हाँ डी वाई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब इसको ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स ले लो आप एलसीएम, तो एक्स एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसका लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर ए तक, ठीक है। अभी देखो अभी काफ़ी बड़ा है, अभी आगे तक जाएगा इसका। अब आपको चाहिए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या चाहिए इसका, अब करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसके साथ डी वाई भी था, ठीक है, ये डी वाई कहाँ छोड़ दोगे आप, तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस था प्लस क्यों कर दिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस डी वाई अगर कॉमन ले लोगे, माइनस डी वाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स, और फिर से इसकी लिमिट कितनी कहाँ थे 0 से ए तक, थोड़ा इधर इसको लाएंगे हम लोग। तो अब देखिए अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमको लिखना है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर आगे आ गया। अब आपके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 से ए लिमिट है, ऊपर क्या बचा डी वाई, ठीक है, माइनस मैंने आगे लिख लिया, डी वाई अपान नीचे क्या है एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो अब इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो इंटीग्रेशन कराओगे, सॉरी एलसीएम नहीं लोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको करवाना है हमको, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर इनसाइड इसके क्या बचा डी वाई बाई एक्स बचा, ठीक है। तो अब एक्स को फिर से यहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक्स को यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये लिखोगे डी वाई और एक्स की जगह क्या लिखोगे आपको ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट लिखोगे, ठीक है। यहाँ फिर से 0 से ए तक। अब इसका आपको कराना इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है साइन वाई बाई ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स वाई अपान ए का इंटीग्रेशन होगा। अब इसकी लिमिट फिर से कहाँ तक 0 से ए तक, तो अब फिर से लिखोगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स वाई की जगह पहले क्या रखोगे ए रखोगे, तो ए अपान ए माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक बार 0 रखोगे, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू थी पाई बाई 2 के बराबर, तो जो वर्क डन निकल के आ जाएगा वो आएगा आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर पाई बाई 2। अब भैया ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए और कोई तरीका नहीं, या तो आप सॉल्व करोगे ऐसे ही या तो इसको छोड़ के आओगे, ठीक है। तो आप आपके ऊपर कैसे क्या करना है, आपको छोड़ना है कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है। एक रॉड है ए बी जिसका लेंथ m दिया गया है, मास कैपिटल M दिया गया है, ठीक है। ये फ्री टू मूव कराए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कह रहा है इसकी वेलोसिटी v है, शोन इन द फिगर में आपको दिख रहा है। कह रहा है अगर इसका एंड v ऑफ द रॉड ए बी स्ट्राइक टू द एंड ऑफ द वॉल, कोई वॉल है यहाँ से b एंड इसका स्ट्राइक करता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इलास्टिक है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है रॉड का, रॉड ए बी का जो एंगुलर वेलोसिटी बताना है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो अब देखिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो पहले क्या करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं तो क्या करेंगे एम वी सी एम एल बाई 2, क्योंकि ये जो भी वेलोसिटी दिखाई गई कितना एल बाई 2 लेंथ पे है, ठीक है, एल बाई 2 पे है, ये पूरा लेंथ एल है, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई 2, ये भी हो जाएगा एल बाई 2 प्लस आई ओमेगा, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, तो आई ओमेगा आई हो जाएगा
ml²/12 इंटू ओमेगा। या बिफोर कोलिजन क्या था एंगुलर मोमेंटम इसका mv/L/2, ठीक है, ये हो जाएगा बिफोर कोलिजन, या आफ्टर कोलिजन के बाद था। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा आपका VCM प्लस ओमेगा L/6 इक्वल टू V के बराबर, ठीक है, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, बाद में अगर डाउट आएगा तो हम इसको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि वैसे भी पेपर काफ़ी लंबा खींच रहा है, ठीक है। तो अब बाद में अब क्या करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो आप लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर कंजर्व करने जाओगे तो ओमेगा एल, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है, आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह ओमेगा ही रहेगा, आर की जगह एल लिख दोगे, ठीक है। तो ये एल ओमेगा को V लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है तो L/2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा L/2, ये V है, M कर दोगे मास से, फिर माइनस ऑफ VCM, क्योंकि ये अब यहाँ पे जब इम्पैक्ट होगा तो ये क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो इसको माइनस करोगे अब, तो MVCM इजकल टू क्या करोगे, MV के बराबर करोगे, ठीक है। तो M तीनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा L/2 माइनस VCM इजकल टू V के बराबर बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए V की वैल्यू। तो V की वैल्यू कितना है, VCM ओमेगा L/6, तो यहाँ पे V की जगह रख दो पूरा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा L/2 प्लस L/6, ठीक है, ये कितना 2V के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2V के बराबर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3V/L, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे 6, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 और ये L आ जाएगा 4L ओमेगा इक्वल टू 2V के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 3 जाएगा, ठीक है। तो आपको चाहिए यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 3V/L, तो 3 इधर जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 3V/L के बराबर, ठीक है। एक बार इसको खुद से ट्राई करना, एक बार क्या करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, दोबारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना। तो ऐसे लगाना, नहीं लगेगा तो डाउट आएगा, आप कमेंट कर देना, हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे जब डाउट वाला सेक्शन लेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे 3 टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, टेम्परेचर और यहाँ पे इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में ग्राफ दिखाया गया है और 3 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो टेम्परेचर का आपको ऑर्डर बताना है। देखिए जो बीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है लैम्डा टी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, ठीक है, ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो लैम्डा क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो लैम्डा किसका ज़्यादा है, तो देखिए सबसे अगर एक पीक वैल्यू देखी जाए तो देखिए ये पीक हो जाएगा, तो λ3 सबसे λ2 है, ठीक है, λ2 सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है λ3 लैम्डा होगा, फिर सबसे कम है यहाँ पे λ1। तो टेम्परेचर का रेशियो जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा यहाँ पे, जिसका लैम्डा सबसे कम, तो T1 सबसे ज़्यादा, और बीच में कौन रहेगा T3, और सबसे कम टेम्परेचर होगा T2 का, क्योंकि वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे कहा गया है कि इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्किल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 5.3 × 10⁻11 मीटर, लीनियर स्पीड इसकी दी गई 5.7 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन एटम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन फार्मूला होता है क्या होता है, μ0I/2R के बराबर होता है, ठीक है, ये होता है मेन फार्मूला। लेकिन आपको आई नहीं दिया गया, तो आई हमको निकालना है, तो आई क्या हो जाता है यहाँ पे Q/T हो जाता है। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर, तो E/T करना है। अब T भी आपको नहीं पता, तो T क्या हो जाएगा 2πr/b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 2πr, ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस होगा 2πr/b करोगे तो यहाँ से T निकलेगा, तो T की जगह क्या रखो, तो 2πr/b रखो, तो हो जाएगा μ0/2R। आई की जगह हम रखेंगे E/T, और T की वैल्यू रखना है 2πr/v, V चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे कैंसिल कुछ हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर दो, और बस आपको वैल्यूज रखनी है सारी, ठीक है, वैल्यू आपको सारी दी गई है, ठीक है। आर की वैल्यू ये आपको दिया गया है 5.3 × 10⁻11 मीटर, वी की वैल्यू दी गई है। बाकी अब यहाँ पे रखना चाहो तो ε0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻7, इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻9, और वेलोसिटी आपको दिया गया 7.5 × 10⁴ नीचे रखोगे 4π, ये 2 और ये 2π हो जाएगा 4π × r का r स्क्वायर हो जाएगा, तो 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर कर दो, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या -11 का जब स्क्वायर करोगे तो 22 हो जाएगा, पावर 22 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, ठीक है, तो पावर प्लस में 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर यहाँ 22 और ये 4 और ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो पावर प्लस में 26 ऊपर होगा, और -19 ये -7 ये भी 26 होगा, तो 26 यहाँ पे पावर हट जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा 1.6 × 7.5 नीचे बचेगा ये 5.3 का स्क्वायर, ठीक है।
ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 7.5, नीचे बचेगा 5.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्लोज नहीं दी गई, ठीक है, काफ़ी दूर दूर वैल्यू दी गई, तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना है। देखिए इसको मान लो कि आप 25 हो जाएगा, लगभग 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसको 1.5 गुना करोगे तो लगभग 10 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये 7.5 1.6 तो 10 से 11 के आसपास आएगा, 11/25। ठीक है, तो ये काफ़ी कम आएगा, 1 से तो कम ही आएगा, तो 1 से कम तो एक ही ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन 0.43, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पूछा गया कि कौन सा मोशन होगा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या दिया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा दोनों का सेम है तो 0.2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 2। ठीक है, तो 0.1 इसको कर दो इंटू 2 कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू दिया है 10 पाई प्लस 1.5 पाई के बराबर, ये है थीटा का। तो 0.1 साइन 2 इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 20 पाई प्लस 3 पाई के बराबर, 20 पाई टी होगा, यहाँ पे टी भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ओमेगा की जगह क्या दिया है, 20 पाई दिया, तो 2 पाई बाई टी इजकल टू ओमेगा की वैल्यू दिया है 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी इजकल टू हो जाएगा 2/20, तो हो जाएगा 0.1 सेकंड के बराबर। टाइम पीरियड कितना है, 0.1 सेकंड है, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया फोटो इलेक्ट्रॉन की, दिया गया। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया। तो के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ईवी नॉट के बराबर। के मैक्स आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ये हो जाएगा ईवी नॉट के बराबर, ई कट जाएगा, वी नॉट की वैल्यू जाएगी 3 वोल्ट के बराबर। माइनस में ऑप्शन दिया होता तो आप -3 वोल्ट लगाते, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया तो +3 वोल्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ पे कोई वेसल दिखाया गया है। ठीक है, इसमें लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, नॉर्मल थर्स्ट पर यूनिट एरिया आपसे पूछा गया किसी वॉल पे पॉइंट पी पे। तो देखिए इन साइड पी जो भी प्रेशर होता है वो बराबर होता है, इक्वल, मतलब कि सभी पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एच रो जी, तो एच रो जी, तो हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच क्या होता है, जी और रो तो कांस्टेंट रहेगा, तो एच पे रहेगा, डिपेंड करेगा ये। तो जो आपका प्रेशर होगा पी, जो क्या हो जाएगा, अब इसका देखो हाइट कितनी है, तो वेसल में आप थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन में हम इसको बनाया नहीं है। ठीक है, तो पूरी हाइट दिया है एच और नीचे से सरफेस से हाइट दिया है स्मॉल एच, तो जो बचा हुआ हाइट कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच रो इंटू जी के बराबर। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, एच माइनस एच रो जी के बराबर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल थिन आइसोस्केल्स प्रिज्म दी गई है। ठीक है, रेफ्रेक्टिव एंगल इनका थीटा दिया गया, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 रेज आ रहे हैं जिनके बीच के डिस्टेंस 2b के बराबर, तो कह रहे हैं कहाँ पे कन्वर्स होगा। तो मान लो यहाँ पे कन्वर्स हो रही है। ठीक है, ये रे आके यहाँ पे कन्वर्स हो रही है, तो ये अब इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाओ तो ये क्या होता, ये रे तो यहाँ पास रही होती। ठीक है, ये ऐसे पास हो गई, तो यहाँ पे आप इसको अगर आगे बढ़ाओगे यहाँ पे, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी b के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे थीटा दिया तो थीटा लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा। अब अगर साइन डेल्टा यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा हो जाएगा v बाई ये वाली पूरी डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा देखा जाए, देखिए तो ये वाला अगर v हाइट है तो यहाँ से भी v होगा, और ये एंगल अगर डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। तो साइन डेल्टा क्या हो जाएगा आपका v बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, v बाई एक्स के बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा। ठीक है, और एंगल काफ़ी छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा v बाई एक्स। तो यहाँ पे v बाई एक्स इजकल टू आ गया म्यू माइनस 1 इंटू थीटा। आपको निकालना है यहाँ पे x, तो x इजकल टू हो जाएगा v अपान म्यू माइनस 1 इंटू थीटा के बराबर। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड है जिसको प्लेस किया गया वर्टिकली ऑन दी स्मूथ सरफेस, देन द रिलीज, इसको रिलीज किया गया, तो आपसे पूछा गया इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाया नहीं गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी डायरेक्टली क्या होगी, वर्टिकल होगी। ठीक है, वर्टिकली इनवर्ड होगी। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, इनवर्डली डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ आएगी, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी फिर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द सेंटर ऑफ द रॉड फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये सीधे नीचे की तरफ गिरेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी बात हो रही है, तो ये सीधे नीचे की तरफ आएगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा गया जेनर डायोड है उसको हाईली डोप किया जाता है, ठीक है, जो डोपेंट की डेंसिटी होती है उसमें ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन की तुलना में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो? तो देखिए अगर डोपिंग ज़्यादा होती है तो उसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो कम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बढ़ जाता है डोपिंग हाई करने से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज द विद ऑफ द डिप्लेशन लेयर विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कोई मेटल का स्फीयर रेडियस आर स्पेसिफिक हीट उसका ऐसे रोटेट किया जा रहा है इसकी एक्सिस के अबाउ, ठीक है, और इसमें जो एट ए स्पीड ऑफ एन रोटेशन पर सेकंड, इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई एन रोटेशन पर सेकंड दी गई है। इफ इट इज सडनली स्टॉप इन 50% ऑफ इट्स एनर्जी इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, 50% इसकी एनर्जी क्या होती है, इसका टेम्परेचर बढ़ाती है अगर इसको अचानक रोक दिया जाए तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपको बता कुछ नहीं करना, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई की वैल्यू रखोगे, स्फीयर है तो 2/5 mr², ये हो जाएगा आई, हाफ आई एम, ये हो गया एम, हाँ ये हो गया आई, और r², तो r² कर दोगे। तो अब क्या करना है आपको, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी आधी, ठीक है, इसका आधा किसके बराबर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ms डेल्टा टी, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये r² नहीं ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका 50% तो हमने आधा कर लिया इसके, और ये किसके बराबर होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बराबर। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो m से m हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r² ओमेगा स्क्वायर अपान 5 × 2, यह हो जाएगा 10 के बराबर, s डेल्टा टी, आपको डेल्टा टी निकालना तो s को भी नीचे ले आओ, तो यह आ जाएगा आपका s यहाँ पे नीचे। हमको रखना है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया गया, एफ की वैल्यू दिया गया, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 2πf का स्क्वायर, ठीक है, अपान 10s, ठीक है, ये डेल्टा s के बराबर आ जाएगा। अब फाई की वैल्यू आपको दी गई, ठीक है, f की वैल्यू दी गई n के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे r², 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, π² n², ठीक है, अपान 10 × s, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r² π² n² अपान 5 × s के बराबर, ठीक है, इतना। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया गया, करंट दिया गया, आपसे पूछा परसेंटेज इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R = होता है V/I के बराबर, ठीक है, तो dR/R = हो जाएगा dV/V प्लस DI, मैक्सिमम चाहिए तो इसमें माइनस नहीं ले आता है, DI/I के बराबर होगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज पूछा है तो यहाँ पे भी 100 से करा दो। अब ये हो जाएगा DV की वैल्यू दिया है 2, V दिया है 50 × 100 कर दोगे, प्लस DI दिया आपको 0.2, I दिया है 5 × 100, ये कैंसिल करोगे 20 से 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 4 के बराबर, यहाँ पे 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, ठीक है, तो कितना आएगा 8% का चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है लाइट का, ठीक है, और इसको स्लिट की विड्थ दी गई 0.2 मिलीमीटर दिया गया है। एंगुलर विड्थ आपसे पूछा गया सेंट्रल मैक्सिमा का, तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होता है 2 λ/a के बराबर, ठीक है, 2 λ/a के बराबर, तो यहाँ पे बस वैल्यू रखो, 2 λ की वैल्यू 63 × 28 10⁻⁻10, ये हो जाएगा λ/a, ये दिया है 2 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है, सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, बाकी ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है, तो +4 यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो 3 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 6.3 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, -3 बचेगा। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर इसको आपको रेडियन, ठीक है, ये निकला रेडियन में, अगर थीटा में चाहिए तो आप क्या करोगे 180/π से मल्टीप्लाई कराओगे, 180/π से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 0.36 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल ट्यूब ए और बी दिया गया है। ट्यूब ए इसमें कह रहा है दोनों एंड खुले हैं और ट्यूब बी में एक एंड क्लोज है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए, ओपन का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L के बराबर होता है, क्लोज आर्गन पाइप का जो फंडामेंटल होती है V/4L के बराबर, दोनों का रेशियो चाहिए, V से V कैंसिल, L से L कैंसिल, 4 जाएगा ऊपर, 2 रहेगा नीचे, 2:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे कहा गया कंसीडर 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I ईच सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन इफ द लूप अप्रोच ईच अदर।
लूप अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, उसमें फिर से रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगी दोनों कॉइल में, ठीक है। दोनों यहाँ पे आइडेंटिकल कॉइल दी गई, उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा, जो भी करंट फ्लो हो रही होगी तो उसमें डिक्रीज होगा, ठीक है। जो भी करंट फ्लो हो रही होगी पहले से, उसमें करंट का डिक्रीमेंट होगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। अपोज करने के लिए करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना होगा। माना कि पहले दोनों में क्लॉकवाइज करंट आ रही थी, तो बाद में दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट आने लगी, तभी वो दूसरे को रिपल करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल इसको प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी दी गई है के वी ई के बराबर, ठीक है। और वी क्या है यहाँ पे, इसके वेलोसिटी क्या है। इफ द ये रेजिस्टेंस को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो देन द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू व्हिच इट कैन विल, मतलब कह रहा है कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से बताना। तो पहले आप सरफेस से निकाल लो, बाद में इसमें रेडियस जोड़ देंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके हाफ एम वी की जगह रखोगे के वी ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का नया फार्मूला ये आपने देखा भी होगा, एम जी एच, ठीक है। अगर एच के फॉर्म में लिखना हो तो इसको याद रख लो। ये क्या होता है, 1 + h/r, ठीक है। अगर जी डैश की वैल्यू निकालते हो तो क्या निकालते हो, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 + h/r का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, बस इतना सा डिफरेंस है, बस एम से एम यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ से जब निकालोगे तो हाइट जो निकल के आएगा आपका क्या आ जाएगी, आर के स्क्वायर अपान 1 - के स्क्वायर, ये आ जाएगी हाइट फ्रॉम दी सरफेस। लेकिन अब आपको चाहिए सेंटर से, तो इसमें आर और ऐड कर दो, तो आर के स्क्वायर 1 - के स्क्वायर प्लस आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - के स्क्वायर ले लो एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, आर के स्क्वायर प्लस ऑफ आर, यहाँ पे क्या जाएगा 1 - के स्क्वायर। आर को इनसाइड मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या जाएगा, आर हो जाएगा माइनस ऑफ आर के स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ आर। तो आर अपान 1 - के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कहा गया स्पीड ऑफ द 2 आइडेंटिकल कार यू एंड 4u, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कार यू और 4u स्पीड है। इसमें कह रहा है अगर सेम रिटार्डेशन फोर्स इसमें अप्लाई किया जाए तो द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में दोनों रुकेंगी, ठीक है। एक के स्पीड पहले का स्पीड दिया u, दूसरे का u2 दिया है 4u के बराबर। अगर फोर्स दोनों में सेम लगाया जाए तो कितनी दूरी दोनों तय करेंगे, उनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए, अगर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन होगा रुकने के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी करना है 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा u स्क्वायर अपान a के। a यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये होता है F/m, लेकिन सेम फोर्स का है तो सेम मास है, सेम मास पहले ही कह दिया, आइडेंटिकल कार है तो मास सेम हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा। तो s1 अपान s2 इक्वल टू हो जाएगा u अपान 4u, ठीक है। ये इसका स्क्वायर को u कैंसिल, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई पिन होल किया गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है h ऊपर से h डेप्थ में, ठीक है। यहाँ पे एक मास है जो फ्लोट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम लगाइए यहाँ पे, तो P0 प्लस हाफ ρv स्क्वायर प्लस ρgh, ये कितना हाइट पे फ्री सरफेस का कितना है, लेकिन इसका जो एरिया है ए वो काफ़ी ज़्यादा है, जो पिन होल है तो उससे काफ़ी ज़्यादा होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो काफ़ी कम होगी ऊपर, क्योंकि ए बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी काफ़ी कम। तो यहाँ की वेलोसिटी जो वी ई होगी, ठीक है, वी होल होगा वो ज़्यादा होगा ए से, ठीक है। ए वाले पॉइंट से बी ए से, बी ए वाला क्या होगा, वेलोसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो इस एरिया की वेलोसिटी उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या करें, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ खत्म। तो ये क्या बचेगा, ρgh इक्वल टू हाफ ρv स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका √2gh के बराबर, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2gh हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी देख लेते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग भैया जो डिप्लेशन लेयर होती है वो कम हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए, बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड द बैरियर हाइट आर रिड्यूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया YDSC इफ द स्लिट्स आर अनइक्वल विथ, ठीक है। अगर स्लिट की विद अनइक्वल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। पहला ऑप्शन कहा गया फ्रिंज विल नॉट बी फॉर्म, नहीं फ्रिंज तो बनेंगी, लेकिन जो आपकी डार्क फ्रिंज होगी तो वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होगी, ठीक है। जो डार्क फ्रिंज होगी वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होगी, क्योंकि जब इंटरफेरेंस होगा दोनों का अपोजिट फेज में, तो अपोजिट फेज में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी तो वहाँ पे डार्क दिखता था। लेकिन जब अनइक्वल इंटेंसिटी होगी दोनों की, भाई विथ ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी, तो जब अनइक्वल इंटेंसिटी होगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ पे डार्क दिखना चाहिए था वहाँ पे फुल्ली डार्क नहीं दिखेगा, या जहाँ पे ब्राइट दिखना चाहिए वहाँ पे फुल्ली ब्राइट नहीं दिखे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि फुल्ली ब्राइट है कि नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं पता चले। लेकिन डार्क आप कंप्लीटली बोल सकते हो कि वहाँ पे कंप्लीट डार्क होना चाहिए, तो वहाँ कंप्लीट डार्क नहीं, थोड़ी भी रोशनी है तो आप कह दोगे कि कंप्लीट डार्क नहीं बनना है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाए, द पोजीशन ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, मतलब जहाँ पे डार्क फिर बन जाता है वहाँ पे कंप्लीटली डार्क नहीं बनेगा। लास्ट क्वेश्चन जो 35 में था वही 36 में भी दिया गया है, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी, इसको याद कर लो, पता नहीं भैया दे एग्जाम में 2 बार दे चुका, कल के पेपर में भी था आज में भी है। तो मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड बी इन द मिडिल ऑफ इट्स एक्टिव रीजन में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 36। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे पेपर नंबर 37 में, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।